हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन। आई एम अनमोल। देखिए, आज का जो अपन ने टॉपिक लिया है वो है यूक्लिड थ्योरम्स। तो देखते हैं, आइए समझते हैं कि यूक्लिड थ्योरम है क्या चीज़। ठीक है, तो दिस इज यूक्लिड्स थ्योरम्स। ठीक है, यूक्लिड ने जो है ना ज्योमेट्री के अंदर अपनी कुछ थ्योरम्स दी थी जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यार ये ज्योमेट्री क्या चीज़ है। व्हाट इज ज्योमेट्री। अच्छा, अगर आप ज्योमेट्री को ध्यान से देखेंगे तो ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक तो है जियो और एक है मेट्री। ठीक है, यहाँ पर जियो का जो मतलब होता है वो होता है अर्थ। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं ना जियोग्राफी, तो इस तरीके से अर्थ रिलेटेड, तो ये जियो का मतलब होता है अर्थ। और मेट्री जो वर्ड है उसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ज्योमेट्री का मतलब हो गया अर्थ का मेजरमेंट। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। आइए आगे बात करते हैं अपन। यूक्लिड थ्योरम को समझने से पहले अपन को समझना होगा पॉइंट क्या होता है। देखिए, ज्योमेट्री के अंदर जो पॉइंट होता है उसकी पोजीशन तो होती है बट उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड से अपन बात करें कि अपन उसको नाप नहीं सकते, मतलब कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, बस वो एक उसकी पोजीशन है। यहाँ भाई यहाँ इस जगह है या इस जगह ये पोजीशन है, बस इसका मैं मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता कि भाई ये 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, कितना है वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अ फिगर विथ नो डायमेंशन, ऐसा फिगर किसी की कोई डायमेंशन नहीं हो। अच्छा, डायमेंशन क्या होती है। देखो, अपन देखते हैं ना, जैसे 2 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, 1 डायमेंशनल फिगर है, तो वो डायमेंशन बताता है। मतलब कि जैसे कि एक लाइन है, लाइन की 1 डायमेंशन होती है। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है वो समझिए कि यहाँ पे सिर्फ एक लेंथ है कि भैया ये 5 मीटर होगा या 6 सेंटीमीटर, कुछ भी इसकी वैल्यू होगी। तो ये जो मीटर मैंने लिखा है, ये पीछे सेंटीमीटर लिखा है, ये डायमेंशन है, ये एक ही इसकी यूनिट आएगी इसके पीछे। ठीक है ना, मैं इसको मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख सकता क्योंकि इसकी डायमेंशन ही एक ही है कि ये जो है ये लेंथ जो है सीधी सीधी बढ़ेगी और कहीं नहीं जा सकता। अगर अपन प्लेन की बात करें तो इसमें क्या है, लेंथ भी है प्लस ब्रेथ या हाइट, आप जो भी समझे वो भी है इसके साथ। तो इसमें अपन निकाल सकते हैं एरिया। तो ये 2 डायमेंशन हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर मैं कहूँगा कि भाई इसका एरिया कितना है, इस पूरे जो भी मैंने बनाया है इसका एरिया कितना है, अगर मैं इसको कहूँ तो मैं कह दूंगा भाई ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 6 मीटर स्क्वायर है, कुछ भी मैं कह दूँ। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर मैंने लिखा है, ये 2 डायमेंशनल को शो कर रहा है कि इसमें 2 डायमेंशनल शामिल है। इसी तरीके से कोई सॉलिड फिगर है तो उसका मैं क्या निकालता हूँ, उसमें क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है। 3 चीज़ें आ गई है। ठीक है, 3 यूनिट इसके अंदर शामिल है, तो इसका निकलता है वॉल्यूम कि भैया 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, 6 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, कुछ भी ऐसे मतलब वैल्यू। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। तो जो पॉइंट होता है ना उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। मैं नहीं बता सकता कि ये 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है या फिर 6 मीटर क्यूब है या 6 सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह सकता पॉइंट के रिलेट में। लेकिन मैं लाइन के बारे में बता सकता हूँ बिल्कुल कि भैया जो लाइन है वो उसकी लेंथ कितनी है वो बता सकता हूँ। मैं एक प्लेन जो है उसकी मैं एरिया बता सकता हूँ। और कोई अगर मैं सॉलिड फिगर है तो उसका वॉल्यूम मैं बता सकता हूँ। लेकिन पॉइंट के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए ही पॉइंट को कहा जाता है कि अ फिगर विथ नो डायमेंशन इज नोन एज पॉइंट। और इसको अपन कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, तो एक डॉट के रूप में कि यार ये जो डॉट है ना ये पॉइंट है, बस ये डॉट को ही मैं पॉइंट कहूँगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एक्सियोम और पोस्टुलेट्स की जो यूक्लिड ने दिए थे। अच्छा, ये एक्सियोम और पोस्टुलेट्स होते क्या हैं, ये क्या है ना, ये स्टेटमेंट्स और अजम्पशंस है जिनको हमने एक्सेप्ट किया है, स्टेटमेंट्स और अजम्पशंस को बिना किसी प्रूफ के, विदाउट एनी प्रूफ, बट अपन ने अपनी थ्योरीज को सही मानने के लिए इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा अपन को। ठीक है, तो एक्सियोम्स जो होते हैं ना, एक्सियोम्स आर अजम्पशन used throughout the mathematics without any specific reference to any of its branch। यानी कि एक्सियोम जो है वो अजम्पशन से पूरी मैथमेटिक्स के अंदर
जिनको बिना किसी रेफरेंस के अपन ने एक्सेप्ट कर रखा है, और पोस्टुलेट्स भी अजम्पशंस है विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू ज्योमेट्री। तो सम यूक्लिड्स एक्सियोम्स अपन ने नीचे दे रखे हैं, ठीक है। तो एक्सियोम और पोस्टुलेट्स को आप ऐसे ही याद करें कि ये कुछ स्टेटमेंट्स या अजम्पशंस हैं जो हमने मानी है बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी स्पेसिफिक रेफरेंस के। तो यूक्लिड का पहला एक्सियोम क्या कहता है वो अपन देखते हैं। पहला एक्सियोम कहता है कि क्वांटिटीज इक्वल टू द सेम क्वांटिटी और टू इक्वल क्वांटिटीज आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दो क्वांटिटी है जो किसी इक्वल क्वांटिटी के, मतलब किसी सेम क्वांटिटी के इक्वल है। कैसे, जैसे कोई एक क्वांटिटी है ए, एक क्वांटिटी है बी, ये किसी सेम क्वांटिटी के इक्वल है, यानी ए जो है वो सी के बराबर है और बी भी इसी सी के बराबर है, यानी कि क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी 2 है और ये सेम क्वांटिटी सी के बराबर है। तो ये जो दोनों क्वांटिटी होगी ए और बी, ये आपस में भी बराबर हो जाएगी। ये पहला एक्सियोम यूक्लिड का कहना चाहता है। क्या कह रहा है कि क्वांटिटीज इक्वल टू सेम क्वांटिटी और टू इक्वल क्वांटिटीज आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि एक क्वांटिटी ए है एक बी है, ये किसी सेम क्वांटिटी सी के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगी। ये एक्सियोम 1 कहता है। देखिए यहाँ यही बता रखा है मैंने, यहाँ पर मैंने बता रखा है ए बी के इक्वल जो है ए है, और इसी तरीके से जो b है उसके इक्वल a है और b के इक्वल c है, तो a और c आपस में भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सियोम 2 क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो सम भी इक्वल ही होगा। मतलब कि यार दो चीज़ें इक्वल है, अगर मैं कह दूँ a के बराबर है, उसमें मैं b जोड़ दूँ कुछ भी, तो भाई ये भी तो बराबर ही है। देखो इधर भी a प्लस बी लिख रखा है, इधर भी a प्लस बी लिख रखा है, तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो सम भी इक्वल ही होगा। जैसे कि और अच्छा एग्जांपल देखिए आप, 2 और 2 बराबर है आपस में, अगर मैंने दोनों साइड 1 1 जोड़ दिया तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी तो बराबर ही होगा, 3 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो इक्वल्स में मैं कोई इक्वल क्वांटिटी ही जोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई 2 और 2 तो बराबर है, लेकिन मैंने इस 2 के साथ तो 1 जोड़ दिया, इस 2 के साथ 2 जोड़ दिया, नहीं, गलत। जो इक्वल क्वांटिटी है उसमें जोड़ना भी इक्वल ही, अगर इधर 1 जोड़ा है तो यहाँ पर भी 1 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 3 बनेगा। तो इक्वल क्वांटिटीज में इक्वल वैल्यू को जोड़ना है आपको, ठीक है। एक्सियोम 3 क्या कहता है वो देखते हैं। सब्सट्रैक्शन एक्सियोम है, जैसे एडिशन एक्सियोम था तो ये सब्सट्रैक्शन एक्सियोम है। तो एडिशन वाला कह रहा था कि अगर मैं इक्वल में कुछ इक्वल क्वांटिटी को ऐड करूँ, तो सब्सट्रैक्शन वाला कहेगा कि सेम और इक्वल क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं इक्वल क्वांटिटीज में, यानी कि जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, 2 और 2 बराबर है, इसमें से मैं सेम क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करूँगा, 2 - 1 करूँगा, इधर भी 2 - 1 करूँगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल ही होगा 1 1। यहाँ पे भी ध्यान रखने की बात यह है कि जो क्वांटिटी मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वो इक्वल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इधर 2 में से 1 घटा दूँ, यहाँ 2 में से 2 घटा दूँ, तो फिर रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी जो मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वो भी सेम होनी चाहिए, और ये जो जिस चीज़ में से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वो चीज़ भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन एक्सियोम अपना ये कहता है। जैसे कि यहाँ पर 3 का एग्जांपल दे रखा है, 3 3 इक्वल है, 3 में से एक सेम क्वांटिटी माइनस करी तो रिजल्ट आया मेरा 2। अच्छा, 4th एक्सियोम क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कोई चीज़ है जो डबल में बराबर है, यानी कि भाई जैसे 6 और 6 बराबर है, 6 किसका डबल है, 3 का डबल है। तो जब ये डबल बराबर है ना, तो वो जो क्वांटिटी जिस चीज़ का डबल है वो भी आपस में बराबर होगी, यानी कि 3 भी 3 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे लिख रखा है 2x 2y के बराबर है, तो ये डबल हटा दो, अगर मैं 2 2 में हटा दूँ तो ये x और y भी बराबर ही होगा। सेम 5th वाला भी देखिए आप, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि 2 और 2 ये किसके हाफ है, ये 4 के हाफ है। तो ये जिस चीज़ के हाफ है ना भाई, ये 4 भी आपस में बराबर ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है 1/2x 1/2y, अगर हाफ बराबर है तो ये जो 1/2 1/2 कैंसिल कर दो, तो ये x और y जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। हाफ को हटा के जो मेन वैल्यू है वो भी उसी के बराबर होगी, ठीक है। 6th एक्सियोम क्या कहता है,
होल ऑफ द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन एनी ऑफ इट्स पार्ट। यार ये तो देखो कॉमन सेंस की बात है कि भाई कोई एक पूरी क्वांटिटी है वो उसके पार्ट से बड़ी होगी ना, बिल्कुल ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई आप एक 5 मीटर का एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आ गए आप, ठीक है, और उसको आधा काट दिया, 2.5 मीटर के आधे 2 टुकड़ों में बांट दिया आपने, तो ये 2.5 मीटर जो पूरा टुकड़ा होगा ना 5 मीटर, वो बड़ा होगा 2.5 मीटर से, तो कॉमन सेंस है ना, बड़ा ही होगा वो तो, क्योंकि अपन ने इसको काट दिया इसलिए छोटा हो गया। अगर काटते नहीं और 2 जोड़ देते तो जो जोड़ने वाला बड़ा होता है, लेकिन इसको काटा है यानी पार्ट्स किए, तो पार्ट्स तो हमेशा होल क्वांटिटी से छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि ये ए डी एक पूरी एक लाइन है, ए से डी तक एक पूरी एक लाइन है, इसको मैंने पार्ट्स में काट दिया, बी पे एक पार्ट काटा, सी पे एक पार्ट काटा, तो भैया जो ए डी होगा ना ये ए बी से भी बड़ा होगा, ये बी सी से भी बड़ा होगा, सी डी से भी बड़ा होगा, ए सी से भी बड़ा होगा और बी डी से भी बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि पार्ट्स जो होते हैं वो पूरी होल क्वांटिटी से छोटे होते हैं, होल क्वांटिटी पार्ट से बड़ी होती है, कॉमन सेंस। और थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जो चीज़ कोइंसाइड करती है एक दूसरे के साथ वो भी होगी इक्वल टू वन अनदर। ये इसका 7वां एग्जाम था। आई होप आपको ये वीडियो अभी तक समझ में आया होगा। इसके बाद अपन बात करेंगे पोस्टुलेट्स की यूक्लिड के। अभी अपन ने एग्जाम तक देखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे और उसको भी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। कुछ आपके डाउट है तो कमेंट में आप बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।